क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की प्लानिंग तैयार कर ली है? क्या यूक्रेन के शहरों का हाल भी हिरोशिमा और नागासाकी जैसा होने वाला है? क्या पुतिन यूक्रेन के छोटे शहरों पर परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर चुके हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर हुई बातचीत में उस प्लान का जिक्र कर दिया है, जिस प्लान के अंजाम तक पहुंचने का मकसद भयानक तबाही हो सकता है। यूक्रेन पर हमले का परमाणु प्लान तैयार। पुतिन के निशाने पर यूक्रेन के छोटे शहर। यूक्रेन से जंग जीतने की खतरनाक साजिश। यूक्रेन के साथ पुतिन की जंग लगातार खिंचती जा रही है। जिस जंग के चंद दिनों में खत्म होने की कयास लगाए जा रहे थे, वो पुतिन के लिए इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे जीतने के लिए पुतिन अब सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। और अब खबर आ रही है कि पुतिन ने यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए ऐसा परमाणु प्लान तैयार किया है जो यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा सकता है। ये खबर इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि पुतिन ने अपने इरादों का जिक्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान किया है। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने इमैनुअल मैक्रों से हुई बातचीत में इस बात का साफ जिक्र किया है कि यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन ने मैक्रों को दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु हमले के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही की याद दिलाई। यही वजह है कि पुतिन के इस बयान के बाद पश्चिमी देशों समेत पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति से हुई बातचीत के दौरान पुतिन ने यह भी कहा कि परमाणु बम विस्फोट की वजह से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। इसने ये दिखाया कि आपको जीतने के लिए मुख्य शहरों पर हमला करने की जरूरत नहीं है। यानी पुतिन का ये बयान साफ इशारा करता है कि अब पुतिन के परमाणु प्लान में यूक्रेन के छोटे शहर हैं, वो शहर जिन पर अब किसी भी वक्त पुतिन के एक इशारे पर परमाणु बम गिराया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पुतिन के इस बयान की वजह से इमैनुअल मैक्रों को भी गहरा धक्का लगा है, जिसके बाद उन्होंने कहा यह बहुत बड़ा संकेत है कि पुतिन यूक्रेन के पूर्व में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि कीव पर हमला नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिरे परमाणु बम ने किस कदर भयानक तबाही मचाई थी। इस भयानक हमले में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि आज भी इसके असर को हिरोशिमा और नागासाकी में महसूस किया जाता है। वैसे युद्ध को करीब से मॉनिटर करने वाले लोग यही मानते हैं कि पुतिन जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। जी हाँ, इसीलिए परमाणु हमले की आशंकाओं से इनकार हरगिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो कौन कौन से प्लान हो सकते हैं जिनके जरिए पुतिन परमाणु हमले को अंजाम दे रहे हैं, इस बारे में हम आपको समझाते हैं। विशेषज्ञ जो दावा करने जा रहे हैं वो अब हम ऐसे 5 प्लान आपके सामने तैयार जो रखे गए हैं वो रखते हैं। सबसे पहला प्लान है काला सागर में युद्ध अभ्यास के जरिए कैसे यहाँ पर तैयारी रूस की कर रहा है। बिल्कुल, देखिए परमाणु हमले के 5 प्लान है। काला सागर में युद्ध अभ्यास के जरिए किस तरीके से जो है ये प्लानिंग तैयार की जा सकती है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी अंदेशा जताया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूक्रेन के बड़े शहर पर परमाणु हमले का भी आशंका जताई जा रही है, अंदेशा जताया जा रहा है। इसी के साथ में जो अगला प्लान है वो ये है कि रूसी सेना नेटो के सैन्य अड्डों पर हमला कर सकती है। क्यों? क्योंकि नेटो देश हमेशा से यूक्रेन का साथ देने का दावा करते रहे हैं। बिल्कुल, देखिए और अगला प्लान ये हो सकता है कि लंबी दूरी की मिसाइल से यूएस पर हमला हो सकता है। तो ये 5 प्लान है, परमाणु हमले के 5 प्लान पुतिन की तरफ से तैयार किए गए हैं, क्योंकि अंदेशा जो है उनकी तरफ से लगातार यही जताया जा रहा है कि कभी ना कभी वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की के आरोप की बड़ी खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि ईरान की ही वजह से शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। जी हाँ, ईरान इस जंग के दौरान आग में घी डालने का काम कर रहा है और इसी वजह से अब जंग और भयानक रूप लेती जा रही है। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग इस वक्त वाकई बेहद खतरनाक मोड़ ले चुकी है। ये एक ऐसा लम्हा है जब किसी भी वक्त दुनिया को डराने वाली खबर सामने आ सकती है, क्योंकि लगातार यही आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन में तबाही लाने के लिए पुतिन कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, और इसी बीच यूक्रेन की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया है कि ईरान से मिले ड्रोन की बदौलत ही अब तक शांति का रास्ता नहीं निकल पाया है। यानी ईरान अब इस जंग में वो कड़ी बन गया है जिसकी बदौलत बेहद भयानक जंग छिड़ती जा रही है। पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की का नया दुश्मन। शांति के रास्ते में बारूद की दीवार। युद्ध के मैदान में ईरान की नई चाल। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को जब से ईरान का साथ मिला है, तब से पुतिन की सेना का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। पुतिन की सेना चुन चुनकर यूक्रेन के ठिकानों को ड्रोन के जरिए टारगेट कर रही है। ईरान के ये आत्मघाती ड्रोन किस इलाके पर गिरेंगे, कब गिरेंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब जब अचानक ये ड्रोन आसमान से अपने टारगेट पर गिरते हैं, अपने पीछे तबाही और बर्बादी का भयावह मंजर छोड़ जाते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता के बीच ईरान के हथियारों को सबसे बड़ी बाधा बताया। यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन से बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ईरान की तरफ से रूस को हथियार न दिए गए होते तो बातचीत के दरवाजे खुल सकते थे। लेकिन ईरान की वजह से यूक्रेन में जो तबाही मची है, वो युद्ध की हकीकत को दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है। ज़ेलेंस्की ने ईरान पर यह आरोप ऐसे वक्त में लगाए हैं जब ईरान भी ये कबूल कर चुका है कि युद्ध से पहले उसने रूस को ड्रोन की सप्लाई की थी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन के मुताबिक हमने यूक्रेन में युद्ध से कुछ महीने पहले रूस को सीमित संख्या में ड्रोन की आपूर्ति की थी। उधर यूक्रेन का दावा है रूस अभी तक यूक्रेन में ईरान से मिले करीब 400 ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है, जबकि मॉस्को से ईरान को करीब 2000 ड्रोन का ऑर्डर दिया गया है। इतना ही नहीं, पश्चिमी देश भी ईरान और रूस पर यह आरोप लगा चुके हैं कि यूक्रेन पर एक खास तरह की सांठगांठ के तहत हमला किया जा रहा है, जबकि दोनों ही देश अब तक अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते रहे थे। लेकिन अब यूक्रेन ने सीधे सीधे ये मैसेज देने की कोशिश की है कि यूक्रेन के खिलाफ इस उकसावे वाली जंग में ईरान भी बड़ा हिस्सेदार है और यही वजह है कि जंग का ये दायरा अब और विस्तार लेता जा रहा है। और इस बीच जंग के मैदान से बेहद चौंका देने वाली एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रूस की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति के गीतों के जरिए सैनिकों की हौसला अफजाई की जा रही है। जी हाँ, दावा ये किया जा रहा है कि ये कॉन्सर्ट नए भर्ती सैनिकों के लिए आयोजित किया गया है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि यूक्रेन के पलटवार की वजह से लगातार रूस की सेना के हालात खराब हैं। और यही वजह है कि नए भर्ती सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए सैनिकों के सामने ऐसा आयोजन किया जा रहा है।
और इस बीच रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर कीव तक हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियो कादिरफ ने रिलीज किया है। इस वीडियो में आपको बता दें कि कादिरफ के यूट्यूब चैनल का लोगो भी लगा हुआ है और वीडियो में ज़ेलेंस्की का मजाक उड़ाया गया है। आप भी देखिए जरा ये वीडियो। Что правда? Обалденно! Гасить нацистов! कादिरफ का प्लान, ज़ेलेंस्की का अपहरण और युद्ध खत्म। Ребят, ну, пожалуйста, Ахмат сила! Ахмат сила, ребят! Ахмат сила! Ребят, ну, пожалуйста, вы что говорите, что... Они очень мертвые! ज़ेलेंस्की को किडनैप करने का प्लान ये कादिरफ का प्लान है, जो कादिरफ ने एक वीडियो के जरिए रिलीज किया है। इस वीडियो पर कादिरफ के YouTube चैनल का लोगो है कादिरो 95। ये वीडियो कादिरफ की सहमति से बनाया गया है और इस वीडियो में ज़ेलेंस्की के एक हम शक्ल को दिखाया गया है। ज़ेलेंस्की के हमशक्ल के चेहरे पर एक काला नकाब है। वीडियो में दिखाया गया है कि नकाब के अंदर भी ज़ेलेंस्की की डायलॉग बाजी चल रही है। О, вкусно свежий воздух. Слушай, птички поют. जब कादिरफ की अहमद रेजिमेंट एक लड़ाका इस नकाब को उतार देता है तो ज़ेलेंस्की का हमशक्ल अपने आप को उन पुतलों के बीच में पाता है जिनको सैनिक अच्छा निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ज़ेलेंस्की का हमशक्ल खुद को बचाने के लिए कादिरफ के लड़ाकों की ताकत की प्रशंसा करता है। Ребят, ну, пожалуйста, Ахмат сила! Ахмат сила, ребят! Ахмат сила! Ребят, ну, пожалуйста, вы что говорите, что... और फिर ज़ेलेंस्की का डुप्लीकेट चीख कर अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाता है। Biden! Biden! लेकिन कादिरफ का खूंखार लड़ाका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है और गोलियों की बौछार से निशाना लगाने वाले पुतलों को गोलियों से छलनी कर देता है। Biden! Старый ты пердун! Biden! Biden, сучара старая! ये पूरा वीडियो 1 मिनट 37 सेकंड का है और इसी में छुपी है कादिरफ की स्ट्रेटजी। दरअसल कादिरफ ये चाहता है कि एक बार अगर ज़ेलेंस्की को किडनैप कर लिया जाए तो युद्ध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इतना आसान है? कादिरफ के लड़ाके इतने खूंखार हैं कि उन पर कादिरफ को पूरा भरोसा है। इसी भरोसे पर कादिरफ ने अपने बेटों को मारियोपोल के मोर्चे पर भेज दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की को किडनैप करने का प्लान कभी कामयाब भी हो सकता है? दरअसल ज़ेलेंस्की अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत चौकन्ने रहते हैं। उन्होंने कीव के अंदर प्रेसिडेंट हाउस में भी बंकर बना रखा है। ये तस्वीर वॉग्यू मैगजीन ने जारी की थी। कीव के अंदर प्रेसिडेंट हाउस के आसमान पर नेटो के एयर डिफेंस लगे हुए हैं। कहते हैं यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसके अलावा यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस 24 घंटे हर पल ज़ेलेंस्की की सुरक्षा के लिए चौकन्ने रहते हैं। लेकिन कादिरफ ने अगर प्लान बनाया है तो इसके पीछे
बड़ी तैयारी जरूरी है। अब चेचन्या के अंदर से खबर ये भी आ रही है। रूसी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। रूस ने यूक्रेन की सेना पर डोनेट्स्क सेंटर पर हमले का आरोप लगाया। जी और आपको बता दें कि यूक्रेन के हमले के बाद वहां रेलवे प्रशासन की इमारत में भीषण आग भी लग गई है। इसकी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग बुझाने के काम में जुट गई हैं। तस्वीरें आपके सामने। डोनेट्स्क सेंटर पर हमले का आरोप यूक्रेन की ओर से रूस पर लगाया गया। तो कादिरोव के इस वीडियो में न सिर्फ ज़ेलेंस्की का मजाक उड़ाया गया है, बल्कि वीडियो से कादिरोव की मंशा का पता भी चलता है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि कादिरोव ज़ेलेंस्की को किडनैप करना चाहते हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों ये वीडियो चर्चा में है? खास रिपोर्टिंग। पुतिन और कादिरोव की सेनाओं ने अपहरण को युद्ध के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के अंदर एक मेयर को भी किडनैप कर लिया था। यह आरोप भी ज़ेलेंस्की ने ही लगाया था कि यूक्रेन से लाखों लोगों की किडनैपिंग रूस की सेना ने की है। लेकिन ज़ेलेंस्की को किडनैप करना आसान नहीं है। अगर कादिरोव ने ज़ेलेंस्की की किडनैपिंग का प्लान बनाया है और इसके पीछे बड़ी तैयारी जरूरी है। अब चेचेनिया के अंदर से खबर यह भी आ रही है कि कादिरोव अपने करीबियों को बड़े बड़े पद बांट रहा है। चेचेनिया के अंदर कादिरोव का राज चलता है। चेचेनिया में संविधान का कोई मतलब नहीं, कादिरोव का आदेश ही संविधान है। रमजान कादिरोव ने अपने दामाद एडम अलखानोव को चेचेनिया की सरकार में एक बड़े पद पर नियुक्त कर दिया है। एडम अलखानोव का विवाह रमजान कादिरोव की दूसरी बेटी खदीजहत से हुआ है। इसके अलावा कादिरोव ने अपने भाई अलादीनो अहमद को अपनी सेना में डिप्टी कमांडर नियुक्त कर दिया है। कादिरोव ने अपने बेटों के बाद अपने भाई को भी यूक्रेन के मैदान में उतार दिया है और कादिरोव ये सब कर रहा है ज़ेलेंस्की को हराने के लिए। एक तरफ कादिरोव सेना और हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की को हराने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ पुतिन कूटनीति के जरिए ज़ेलेंस्की का सिर झुकाने की तैयारी कर रहे हैं और अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में एक वर्ग के बुद्धिजीवी खुद चाहते हैं कि रूस के साथ यूक्रेन की बातचीत शुरू हो जाए। क्योंकि अमेरिका के अंदर बाइडेन यूक्रेन को भारी मदद के चलते रिपब्लिकन्स के द्वारा भारी आलोचना का शिकार हो रहे हैं। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और युद्ध की वजह से अमेरिका की महंगाई की हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि बाइडेन को मिड टर्म के इलेक्शन के पहले गैस की कीमतें कम करनी पड़ी है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही और बोरिस जॉनसन और लीज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा है। सर्दियों से पहले अगर युद्ध खत्म नहीं करवाया गया तो यूरोप के अधिकांश देशों में रूस की गैस सप्लाई ठप हो सकती है और पूरा यूरोप सर्दियों में जमने की कगार पर होगा। इसलिए ज्यादातर नेटो देश भी युद्ध खत्म करना चाहते हैं। पुतिन इसलिए युद्ध खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं।
लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खेरसोन के कुछ इलाकों पर अभी पुतिन का कब्जा है। इसके अलावा रूस की सेना को युद्ध में पीछे हटना पड़ रहा है। इसलिए अगर आज ही युद्ध खत्म हो जाए और यथास्थिति बरकरार रहे तो रूस को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। और यही कारण है कि पुतिन खुद चाहते हैं कि अब युद्ध विराम हो जाए और शांति की बात की जाए। इसलिए पिछले महीने अक्टूबर में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही पुतिन के इशारों पर रूस के रक्षा मंत्री ने 2 बार अमेरिका के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की थी। लेकिन ज़ेलेंस्की काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि अगर रूस और अमेरिका के बीच साठगांठ हो गई तो यूक्रेन जंग में अकेला पड़ जाएगा और लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और जापोरिजिया के इलाके हमेशा के लिए उससे अलग हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की नहीं चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, लेकिन बाइडेन पर अमेरिका की राजनीति का घरेलू दबाव बहुत ज्यादा है। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पुतिन की चालों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और वॉरजोन से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पर भी घरेलू राजनीति का दबाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल डेमोक्रेट के 30 सदस्यों ने बाइडेन को चिट्ठी लिखकर यूक्रेन में जल्द युद्ध खत्म करने की अपील की है। दरअसल बाइडेन की ही पार्टी डेमोक्रेट्स के 30 सदस्यों ने बाइडेन के विरोध में चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा गया कि बाइडेन यूक्रेन में युद्ध को खत्म करवाएं। 24 अक्टूबर को लिखी इस चिट्ठी में बाइडेन को सलाह दी गई कि रूस से बातचीत शुरू की जाए। जब यूक्रेन की तरफ से इस बातचीत का विरोध किया जा रहा है, तब अमेरिका की तरफ से ये सफाई दी गई है कि रूस को बातचीत का प्रस्ताव इसलिए दिया जा रहा है ताकि उनकी इमेज दुनिया में अच्छी बनी रहे। और ये युद्ध विराम तो यूक्रेन की भी जरूरत है क्योंकि ये कीव की सबसे ताजा तस्वीर है। कभी ये स्ट्रीट लाइट्स कीव की रातों को खूबसूरत बनाया करती थी, लेकिन आज पूरे कीव में अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि कीव के बिजली घर रूस की मिसाइलों से तबाह हो चुके हैं। और दुनिया की भी डिमांड यही है कि अब किसी तरह शांति स्थापित की जाए। रोम के अंदर हजारों लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने मांग की है कि युद्ध खत्म हो और न्यूक्लियर वार की आशंकाओं को भी खत्म किया जाए। Il diritto internazionale può regolare la questione pacificamente attraverso gli arbitrati di pace. Fomentare la guerra mandando armi non fa altro che distruggerci. Noi vogliamo un futuro per i nostri figli, per il popolo ucraino, per il popolo russo. खार्किव को यूक्रेन की फौज रूस से छीन चुकी है, लेकिन आज भी यहाँ निर्माण और विध्वंस की एक जंग चल रही है। एक तरफ यूक्रेन ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह खार्किव के अंदर रेल सेवाओं को दोबारा शुरू किया जाए, शांति लौटे और जिंदगी नॉर्मल हो सके। तो दूसरी तरफ खार्किव में दोबारा कब्जा करने के लिए रूस की फौज शेलिंग भी कर रही है। ये खार्किव के ही विध्वंस की तस्वीरें हैं जहां आज भी धमाकों के परखचे उड़ रहे हैं। घर मलबों के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, लोगों का सब कुछ तबाह हो चुका है। उनके पास बताने के लिए कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कहानियां ही बची हैं। У нас майже кожної хвилини, і можете зараз і чути, вибухи, і у нас кожного дня є прильоти в житлові будинки, в інфраструктуру. І якщо ви можете бачити, майже село зруйноване. ये यूक्रेन के दर्द की वो तस्वीरें हैं जहां निर्माण और विध्वंस की ये जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और
जंग के बीच यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार तेज कर दिया है। यूक्रेन के मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन में जारी जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, दोनों देशों के बीच जारी जंग के 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन दावा है कि युद्ध अब पुतिन के लिए गले की फांस बन गया है। क्योंकि रूस के पास युद्ध में संसाधनों को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो पुतिन के समर्थकों के लिए चिंता का सबब। वहीं युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के सैनिकों ने युद्ध में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का बड़ा दावा किया। जंग में दोनों चल रहे हैं, एक की जमीन जल रही है, दूसरे का आसमान काला पड़ रहा है। यूक्रेन के एयरफोर्स के दावे में दम है तो पुतिन के यूक्रेन वॉर की वो हकीकत माननी पड़ेगी कि ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस की सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की के पलटवार ने युद्ध के इतिहास में नया चैप्टर लिख दिया है। अपने से करीब 10 गुना बड़ी आर्मी को ज़ेलेंस्की के जंबाजों ने धूल चटा दिया है। यकीन नहीं आता तो रूस को हुए नुकसान की ताजा लिस्ट देख लीजिए। 2 KA-52 हेलीकॉप्टर, 2 कैलिब्र क्रूज मिसाइल, 11 शाहिद 136 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, 3 टैक्टिकल UAV। पुतिन के लिए यूक्रेन गले की फांस भी बन गया है और प्रतिष्ठा का प्रश्न भी। रूस के पास युद्ध में संसाधनों को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो पुतिन के समर्थकों के लिए चिंता का सबब हैं। युद्ध के शुरुआत से अब तक पुतिन ने यूक्रेन में जितना पाया है उससे ज्यादा खोया है। ये 16 आने सच बात है जिसकी पुष्टि दुनिया भर की एजेंसी भी कर रही हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के जंग में अब तक जो भी चाहा है वो पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है। न हाइपरसोनिक मिसाइलें, न तोप के गोले, न समंदर में शक्ति प्रदर्शन। पुतिन हर मोर्चे पर 100% टारगेट नहीं भेज सके। पुतिन के शक्तिशाली सेना के भीतर यूक्रेन में लड़ने की इच्छा पर भी सवाल उठने लगे हैं। जाहिर है तब पुतिन की युद्ध नीति पर भी सवाल होंगे। पुतिन लड़ाका रहे हैं, मोर्चे चाहे कूटनीतिक हो या अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज करने वाला हो या होम फ्रंट हो, पुतिन जीतते आए हैं। यूक्रेन के हमले के पहले भी पुतिन को भरोसा था कि घंटों में कीव का किला गिराकर ज़ेलेंस्की से सरेंडर करवा लेंगे, लेकिन बैटलफील्ड से पुतिन के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। जिन 2 KA-52 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने बर्बाद करने का दावा किया है वो कोई सामान्य हेलीकॉप्टर नहीं है, रूस का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं। रूस के पास ऐसे 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। यह हेलीकॉप्टर रूस के बाद सिर्फ मिस्र के पास मौजूद हैं। और रूस यूक्रेन बैटल ग्राउंड से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए पुतिन जो भी चक्रव्यूह रच रहे हैं, ज़ेलेंस्की की सेना उसे भेद देती है। तो वहीं युद्ध के दौरान हथियारों की तबाही से पुतिन काफी परेशान हो गए हैं। खबर ये भी आ रही है कि पुतिन ने अब अपने टैंकों को अपग्रेड करने का प्लान शुरू कर दिया है। और दावा ये किया जा रहा है कि अपग्रेडेशन के बाद रूस के टैंकों को बर्बाद करना बेहद मुश्किल होगा। हथियार की हानि मतलब देश के इकोनॉमी को नुकसान, जिसकी भरपाई होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। KA-52 हेलीकॉप्टर ही नहीं, यूक्रेन अब उन कैलिब्र क्रूज मिसाइलों का भी विध्वंस कर रहा है।
यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की मजबूती का नया उदाहरण देखिए। कलीब्र मिसाइलें रूस के सबसे खतरनाक हथियारों की कैटेगरी में बहुत ऊपर हैं, लेकिन अब ये कलीब्र मिसाइलें यूक्रेन की सेना के टारगेट पर हैं। रूस की ये मिसाइलें काफी शक्तिशाली हैं। इन्हें 3M54 क्लब के नाम से भी जाना जाता है। कलीब्र क्रूज मिसाइल 1994 से रूसी सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस मिसाइल ने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। रूस की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी सेवेरोडविंस्क हो सकती है। सेवेरोडविंस्क 1600 मील की रेंज के साथ 40 कैलिब्र लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकती हैं। लेकिन अब आलम यह है कि कलीब्र को भी बर्बाद करने की कला ज़ेलेंस्की की आर्मी ने सीख लिया है। कहा जा रहा है कि पुतिन की युद्ध में हालत बहुत मजबूत नहीं है। जाहिर है इसका कारण है नुकसान। ज़ेलेंस्की को अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले हथियार के दम पर पुतिन को बहुत घाव दिए हैं। युद्ध में पुतिन के नुकसान की अब तक की रिपोर्ट मॉस्को के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की तरह है। रूस के टैंकों की तबाही का जख्म ज़ेलेंस्की ने पुतिन को इतना गहरा दिया है कि उसका भूलना मुश्किल है। यूक्रेन की सेना ने अमेरिका से मांगे जैवलिन से रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। अब रूस अपने T-72B3 टैंक को अपडेट कर रहा है। उसकी सुरक्षा के लिए नए स्टैंडर्ड वाली तकनीक फिट की जा रही है। रूस का यह टैंक शीत युद्ध के काल से ही रूस के भरोसे पर खरा उतरा है। इस टैंक को यूक्रेन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसे ज़ेलेंस्की के अटैक से बचाने के लिए अब फुल प्रूफ प्लान पर रूस काम कर रहा है। T-72 टैंक के 2000 से ज्यादा यूनिट आज भी रूसी सेना में तैनात हैं। वर्तमान में इस टैंक का अपग्रेडेड वर्जन T-72B3 अभी कई देशों में तैनात है। भारत समेत 30 देशों के पास T-72 के अलग अलग वेरिएंट मौजूद हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है T-72 टैंक। इसमें आधुनिक V92S2F इंजन लगाया गया है। ये डीजल इंजन 1100 हॉर्स पावर की ताकत पैदा कर सकता है। ये टैंक एक बार में 500 किलोमीटर की रेंज तक सफर कर सकता है। रूस को कुछ बड़ा करना ही होगा, चाहे वो हथियार के इस्तेमाल की नई रणनीति हो या सेना को मोर्चे पर लड़ने की और भी एडवांस ट्रेनिंग, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी एक प्लान तैयार किया है।